जय हिंद। आज लगभग शायद 5 से 6 महीने के बाद हम लोगों का यह दोबारा बीच में किसी कारणवश डिस्टर्ब हुआ था, जिसके कारण हम लोगों का जो निरंतर चलने वाला ये जो हम लोगों ने सोचा था वो उसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन पुनः हम लोगों ने प्रयास किया और कोशिश ये जारी रहेगी। बाकी जब स्टार्ट होना होता है किसी चीज़ का उसी समय स्टार्ट होते हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। 10 तारीख से आप एग्ज़ाम स्टार्ट। सभी लोगों को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग हमको काफ़ी समय बाद देख रहे हैं, थोड़ा सा अभी हम थोड़ी सी बीमारी से थोड़ा जूझ रहे थे, फिलहाल ठीक है, कुछ दिन बाद और भी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा अभी आवाज़ में आपको लगेगा, ठीक है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा कोशिश करेंगे अपनी। आप लोग के लिए चूंकि करंट का सिस्टम अभी थोड़ा सा है, क्योंकि एसएससी जीडी में पिछली बार भी आपने देखा था करंट का अच्छा खासा वेटेज था। बस इतना ये देखिए कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में करंट देख सकें, स्टैटिक्स में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए। मैंने धाराएं करा दी हैं आप लोगों को। हालांकि जो बच्चे अभी मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन के लिए तो मैं किसी धाराएं बेस पे देख लूँगा, आजकल पे ही देख लूँगा फटाक से। अब यहाँ पर जो करंट का पोर्शन है वो जैसे हम लोग पहले लाते थे क्या कि क्वेश्चन 4 ऑप्शन है उस पर, तो वो उस समय के लिए था जब समय काफ़ी हुआ करता था। अब चूंकि समय ज़्यादा है नहीं तो हमको ऑप्शन में से अच्छा है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन को नोट करना स्टार्ट करें और टू द पॉइंट क्वेश्चन। क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीपली पूछेंगे। हाँ, क्वेश्चन डीपली का सीधा सा सिद्धांत होता आया तो आया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कठिन है आपके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपल सा ये है कि जैसे जैसे हम समझाते जा रहे हैं अपना कम कॉपी पर लेकर बैठिए। ये प्रॉपरली सीरीज स्टार्ट रहेगी। आज भी करंट चलेगी, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी, ठीक है ना। ये लगातार आपकी करंट चलती रहेगी और अच्छे खासे क्वेश्चन आप इससे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बशर्ते आप इसको नोट करिएगा। नोट देखिए, हम नहीं कहते कि आप एक चीज़ को 10 बार मोबाइल में देखिए, क्योंकि जो आपकी कॉपी में होगा उसको आप इसको कॉपी में नोट करिए। एक बार जैसे ही नोट करेंगे तो आपको अच्छे से और याद हो जाएगा कि आपने लिखा क्या है, ठीक है ना। हम बच्चों को बताते हैं कि आपका मस्तिष्क, आपका हाथ हर चीज़ आपको याद करने में आपका योगदान करता है। तो आपका काम ये है कि फटाफट इस पर नोट करते जाइएगा और तेजी से चलिएगा। बाकी वीडियो है आपका अपलोड रहेगा, आप अपना उसको बार बार अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट है तो आप उसको स्लो करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मुस्कुराइए, नया साल है और चलते हैं। सब लोग अच्छे से एकदम बैठ जाइए पेन कॉपी लेके और इसको नोट करना स्टार्ट करें। जिन बच्चों ने इसको पढ़ रखा है वो रिविजन कर लें अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, स्टार्ट में आप ये जरूर बोल दीजिएगा कि जो अपना बाकी समझदार होगा करके दिखाएंगे, ठीक है। सब लोग भाई लोग, ठीक। चलिए देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपका है वो कहाँ से देखते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न आज आपका लाए हैं वो आपका यहाँ चौथी वंदे भारत आपकी प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या हो सकता है? अगर वर्तमान के परिदृश्य में पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, ठीक है ना। चौथी वंदे तो ये हिमाचल प्रदेश के ऊना से प्रारंभ होगी और दिल्ली के अमदौरा तक जाएगी। तो इसको अच्छे से आप नोट करिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो चौथी है तो देखिए एसएससी जरूरी नहीं कि चौथा ही पूछे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहले कब चलाई गई थी, कैसे चलाई गई थी। सबको पता है कि जो पहली चलाई गई थी वो डेट तो ऐसी कि आप लोग तो कभी भूल ही नहीं सकते हो, क्यों? 14 फरवरी 2019 को आपको पता है कि दिल्ली से वाराणसी, नोट करते जाइए, पहले कब चले दिल्ली से वाराणसी। दूसरी की अगर बात करें तो गांधीनगर से ये आपकी चली है मुंबई, ठीक है। और अगर तीसरी की बात करें तो मैसूर तक चली है आपकी, ठीक।
तो दिल्ली से मैसूर तक। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज याद रखिएगा, बेसिकली जब यहाँ पर जाएगा तो आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली वाली और वर्तमान। ठीक है, ये बीच वाली अगर नहीं भी है तो आप कोशिश ये करिए कि पहली वाली याद है कि कब चलाई गई थी, कहाँ से। 14 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई थी, दिल्ली से बनारस तक आपकी चली थी। और वर्तमान में कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के ऊना से प्रारंभ होगी जो दिल्ली के हम अंदौरा तक जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ट्रेन बनाई जैसे हमने किया, फटाक से नोट करिए और आगे बढ़िए। अब वो समय नहीं है कि आप उसमें थोड़ा सा। हाँ, अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा की मूर्ति, ठीक है, कहां पर स्थापित की जाएगी। तो ये तो भाई यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अयोध्या में होगी, अभी 12 अक्टूबर को हुआ भी है। और ये संबंधित किससे है, रामानुजन। आपको पता है कि इनका जब दक्षिण में जब प्रश्न आएगा तो हो सकता है लोग जो इनका जन्म स्थान याद रखिएगा हैदराबाद में। इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, हैदराबाद। इसको नोट करते जाइएगा पुराने बच्चे भी, ठीक है। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के शिष्य कबीरदास, रैदास, सूरदास, इस गुरु शिष्य परंपरा इन्हीं की एक देन है। और इनका दर्शन भी आपको पता है, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, दर्शन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। दर्शन हमने आपको बताया था, दर्शन के लिए देखो ज्यादा किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब टू नो, जानना। सबके अपने अलग दर्शन होते हैं, सबका अलग। हमने किसी चीज को देखा, हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है उस चीज को देखकर, हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि ये सही है गलत, हमारा दर्शन अलग है। हमने एक बच्चे को देखा भीख मांग रहा, अब हमारे मन में आया कि ये हो सकता है कि ये बच्चा बिजनेस कर रहा है, लेकिन हमारे मन में ये भी आ सकता है कि हो सकता है मजबूरी है उसकी। तो सबके देख के उसके मन में मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, मेरा वो भाव अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि करंट का बोर्ड, हालांकि दर्शन इसका चैप्टर है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक। तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी याद रखिएगा, मर्यादा की मूर्ति कहाँ पे स्थापित की जाएगी, अयोध्या में स्थापित की जाएगी। और ये किससे संबंधित है, रामानुजन से। बाकी आपकी मूर्तियों संबंधित प्रश्न आपने कई कराया जा चुके हैं, उसको आप याद रखिए। हाँ, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक जो भी हुई है कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली। अब यहाँ पर बिम्स्टेक है क्या, उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक। आपको पता है बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। ये हमारे जो दक्षिण एशिया के देश हैं, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, गौर रखिएगा, ठीक है। हम लोग आपस में जुड़े रहे, आर्थिक तौर पर जुड़े रहे, सामाजिक तौर पर जुड़े रहे, ठीक है। हम लोग की व्यापारिक किसी प्रकार की कोई समस्या न आने पर, भाई हम लोग भी तो अपने मोहल्ले में संगठन बनाते हैं, सेम कंडीशन देशों का संगठन है। कोई समस्या है एक मंच में इसको सॉल्व किया जाए, ठीक। तो उसकी स्थापना 1997 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर, ढाका है। और थोड़ा सा इनके देश, देखो देश याद करने के तरीके क्या होते हैं। हमने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को देखो, बांग्लादेश, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप स्टेटस पॉइंट भी याद कर सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश की हमने आपको संसद बताई थी कि आ जाती है, जातीय संसद थी। यहाँ की संसद क्या होगी, जातीय। भूटान की 200 थी, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत थी, ठीक है। भारत और लंका पता ही है, ठीक। तो आपका काम क्या है कि पहले तो आप जो खुद के हैं आसपास पड़ोसी उनको याद रखिए, और लास्ट में म्यांमार और थाईलैंड। टोटल कितने हैं, 3 2 5 2 4, ठीक। तो आपको 7 देश हैं। इसमें देखिए डायरेक्टली भी बात आ सकता है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, मुख्यालय में आता नहीं, खूब आते हैं, छठे आते हैं, मुख्यालय आते हैं आराम से। तो आप इनमें से जो भी आपका है इसको जो अच्छे से नोट करिए, बिम्स्टेक को बगल में जरूर नोट करिएगा और इसको रिकॉल करिए। डेट कंठस्थ होनी चाहिए, कौन देश इसमें शामिल है, कौन देश शामिल नहीं है, क्योंकि ये जब प्रश्न आएगा तो इसमें ऐसा है कि बिम्स्टेक में कौन शामिल नहीं है। संभवतः पाकिस्तान या अफगानिस्तान ऑप्शन में दे देते हैं, आप लोग थोड़ा सा गलत मत करिए बस, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हाँ
कि अन्नादूत योजना कहाँ चलाई जाए, क्योंकि एसएससी के पेपर में आपका काम क्या है, केवल एसएससी को आप यूपी ट्रिपल से कंपेयर मत करिए, लोचा खा लेंगे। आपका काम क्या है, एसएससी का मतलब होता है केंद्र, फिर केंद्र की आपको योजना देखनी पड़ेगी और अच्छे से केंद्र की योजना को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अन्नादूत योजना किस राज्य में चलाई गई, बस सिंपल सा मध्य प्रदेश। इसमें क्या होगा कि अन्नादूत का मतलब अन्न से संबंधित है, इसमें राज्य सरकार द्वारा क्या होगा कि वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और उन वाहनों का प्रयोग करके जो खाद्यान्न होता है उसको मंडियों तक पहुंचाना है। वाहन में जितनी हेल्प राज्य सरकार कर सकती उतनी हेल्प आपकी होगी। अब ये देखिए, तो आप सीधे याद रखिएगा अन्नादूत योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश। हाँ, अगला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, 41वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। देखो ये व्यापार मेला जब है वो नई दिल्ली में होता, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जो पेपर में आपके आ सकता है, आपको उसको नोट करने के बाद अच्छे से आपका काम क्या है कि उसको गोला बना लो। इंपॉर्टेंट ये इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी थीम को तुरंत नोट करो, इतनी तेज, वोकल फॉर लोकल ग्लोबल, ठीक है ना। भागीदारी राज्य कौन से हैं, बिहार है, झारखंड है और महाराष्ट्र। बिहार है, झारखंड है और महाराष्ट्र है, और फोकस राज्य आपका क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक। अब फोकस राज्य आपका उत्तर, देखिए यहाँ पर प्रश्न की कंडीशन जो बनने वाली है शायद मेरे हिसाब से, देखिए मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल पूछता है वो अधिकतर क्वेश्चन क्या है ऐसे पूछेगा। अब ऑप्शन 3 आ गए तो वो ये पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जिसका हाल ही में आयोजन नई दिल्ली में हुआ है उनमें से कौन सा भागीदारी राज्य शामिल नहीं। अब यहाँ पर यूपी कर देगा, यूपी किस पे है बेटा, फोकस, आप यूपी लगा चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फोकस राज्य आपसे पूछा जाए यूपी, तो यहाँ पर ये इसकी आने की संभावना ज्यादा है पेपर में, और थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये शायद नहीं आएगा क्योंकि नई दिल्ली पिछली बार हुआ था, ये यही पर होता है क्वेश्चन, ठीक। देखिए अगला है, अभी हाल ही में रामागुंडम जो उर्वरक संयंत्र है वो प्रारंभ हो चुका है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि रामागुंडम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, तो आपका आंसर क्या है बेटा, कहाँ पर स्थापित, आप सामने देख रहे हैं, आपका स्थापित है तमिलनाडु, ठीक। हाँ, एसएससी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जुड़ जाती है कि रामागुंडम जो उर्वरक संयंत्र है वो उसकी आधारशिला कब रखी गई थी, 2016 में। थोड़ा इस पर गौर रखिएगा कि कोई भी चीज स्टार्ट हो रही तो उसका जो आधार रखा गया था वो आधार की डेट आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये थोड़ा सा अलग हम इसको हमने चूंकि नोट किया है स्वयं, ये हम इसलिए लाए हैं ताकि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आपको दे सकें। हम वो भी कर सकते थे कि एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन बनाइए, लेकिन वास्तव में एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन बहुत ज्यादा हम क्वेश्चन करा पाएंगे 20। अब वो समय नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा अपना जाया, इसको आप फटाफट नोट करते जाएंगे, फिर स्वतः आप अपने नोट से पढ़ते जाएंगे, वो आपके दी बेस्ट है वर्तमान प्रदर्शन। अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसका टाइम नहीं इतना भाई, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, बहुत अच्छे को इससे तो क्वेश्चन भाई आना तय मान लीजिए, चलिए आप लोग का काम थोड़ा सा इसमें बढ़ेगा, ठीक। देखिए वो आपका है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, ठीक। आपको पता है कि 1991-92 में हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्रारंभ किया था, प्रति 4 वर्ष में चलता है, जिसके तहत वर्तमान में 15 लाख की राशि। अब उसी के तहत अगर आप बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो जो कोच होते हैं जो आपको प्रशिक्षित करते हैं, ठीक है ना, तो उनके योगदान के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य 1985 में प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था बेटा, 1985, याद रखिए, ठीक है। अब द्रोणाचार्य के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जीवन भर की उपलब्धि के लिए और एक प्रॉपरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो जीवन भर की उपलब्धि के लिए उनके लिए 15 लाख है, बाकी उनके लिए 11 लाख राशि की बात करें, ठीक। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये तो बहुत ही भैया एकदम ये मान के चलो कि खतरनाक क्वेश्चन,
तो इस ये किसको दिया गया है इस बार का, ये शरद कमल को दिया गया है। अब देखिए पूरा, अगर आपको लग रहा है कि नाम बड़ा, तो आप देखिए कुछ लोग होते हैं 0.006, ठीक है, ये सब चीजें नहीं। आपका काम केवल इतना है कि अगर आपको नाम बड़ा लग रहा है तो कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको वहां नंबर लेना है, ठीक है, सिलेक्शन पाना है, तो आप उसको शरद कमल नॉर्मल से याद करिए, पूरा नाम याद करिए। और हाँ, किससे संबंधित, टेबल टेनिस से। हाँ, यहाँ पर आप देखिए कि स्टैटिस्टिक्स में आपका एक प्रश्न ये भी बनता है कि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। अब ये टेबल टेनिस में है, तो टेबल टेनिस में क्या होता है, सिंगल होता है या तो डबल होता है। एक आपका यहाँ से आएगा और एक प्रश्न आपको जरूर आएगा 100% पिछली बार जैसे जीडी में आया था, आप देखा कोई खेल होगा और उस खेल का कोई शब्द होगा, वो पूछे कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। तो आपको उसको भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो कल इस पर भी एक वीडियो बनेगा खेलों पर, और हम आपको रिवीजन जरूर करा देंगे। तो टेबल टेनिस जो आपका है शरद कमल से संबंधित। हाँ, अर्जुन पुरस्कार कुल कितने लोग दिया गया बेटा, 25 लोग दिया। अब आपका काम क्या है कि हमने, हालांकि इनमें से कुछ हमने आपको नोट कर दिए हैं और वो किस खेल से संबंधित है वो भी हमने नोट कर दिए, जैसे सीमा पुनिया एथलेट से हैं, आपकी लक्ष्य से बैडमिंटन से हैं, आपके प्रणय आपके बैडमिंटन से हैं, ठीक है ना। तो ये हमने आपके नोट कर दिए। अब आपका काम क्या है कि इसको अच्छे से 25 के 25 देख लीजिएगा, एसएससी छोड़ेगा नहीं इसको, ठीक। हाँ, द्रोणाचार्य में थोड़ा सा गौर आपको ये रखना है कि द्रोणाचार्य अगर लाइफ टाइम पूछ रहा है तो प्रश्न अलग है, द्रोणाचार्य नॉर्मल नियमित पूछा तो अलग है, वो प्रश्न लगा के देखना। अब द्रोणाचार्य अगर नॉर्मल से बात करें तो सुमा सिद्धार्थ जो कि निशानेबाज है, जीवन जो कि तीरंदाज, मोहम्मद अली, बहुत भैया यह नाम इनका फेमस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुक्केबाज, और सुजीत जी ये कुश्ती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम किसको दिया गया, 3 लोगों को दिया गया है। दिनेश जी को क्रिकेट, अब देखो ऐसे ही आपको याद रखना है, दिनेश जी को क्रिकेट के लिए, राज कुश्ती और विमल फुटबॉल। अब खेल कूद की लाइफ टाइम मेजर ध्यानचंद, ये जब प्रश्न आएगा तो आंसर ये नहीं होगा। देखो लाइफ टाइम मतलब, देखिए लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर अपना पूरा जीवन क्रिकेट में लगा दिया, ठीक है, अपने आप को समर्पित कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जीवन भर की उपलब्धि के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खेल कूद एक लाइफ टाइम मेरा ध्यानचंद, जिसको अश्विनी, धर्मवीर, बीसी सुरेश और वीर बहादुर, ठीक। तो आप देखिए हमने सारे इसके नीचे अच्छे से समझ लीजिए बेटा, इसको नोट कर लेना कि अश्विनी जी एथलीट से है, धर्मवीर हॉकी से है, बीसी जी कबड्डी से है और वीर बहादुर एथलीट से है। आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी चीज अगर आप ऐसे ही आप ट्रेनिंग करते चले जाइए, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन ट्रेनिंग से आपका क्या होगा, बहुत कम समय में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, इस बार ये शायद प्रश्न आपका आ जाए कि चूंकि मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी दी जाती है, उनको दी जाती है जो बहुत अच्छा खेलने के लिए बहुत अच्छा कोई विश्वविद्यालय होता है, तो मौलाना अबुल कलाम को जो ट्रॉफी दी गई है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में से है, उसको इस बार प्रदान की गई। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये शख्सियत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न कैसे नहीं होगा, सीधी सी बात, ठीक है। इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है, ठीक है। ऐसे इंसान तो कभी कभी आते नहीं, ठीक। चलिए, हाँ, अब ये आंसर तो भैया जो ये लड़कियों के लिए खास कर लड़कों के चक्कर में पड़ा, थोड़ा सा मैच खेल लेते हैं, लड़कियों को तो वकील पल पा रही है, ठीक। चलो देखो, आईसीसी पुरुष T20 ऑस्ट्रेलिया में अभी संपन्न हुआ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लड़के भी थोड़ा सा गौर रखिएगा बेटा कि आप कहाँ पर जाना है, ठीक। जैसे पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था, ठीक है, तो कौन सा संस्करण बेटा, 8वां। कितनी टीमें खेली है, 16। फाइनल आपको पता है इंग्लैंड और पाकिस्तान के मध्य हुआ, जीता कौन बेटा, इंग्लैंड। सबसे ज्यादा रन 296 किसने बनाए, विराट कोहली, सरल प्रश्न, ठीक। प्लेयर ऑफ द सीरीज, बहुत अच्छा, अब क्या बताएं, बहुत अच्छा ऑलराउंडर भी है, बहुत अच्छा इसने मेहनत की। सैम करन इंग्लैंड के हैं, ठीक है, कहां से बेटा, इंग्लैंड के, ठीक। और सबसे ज्यादा विकेट जो लिए हैं वरिंदु हसरंगा ने लिए थे, 15 विकेट लिए हैं। कितने लिए बेटा, 15। अब यहाँ पर अगर प्रश्न आएगा तो मेरे हिसाब से देखो
अब ये आ सकता है 8वां संस्करण और 16 टीम। अब ये तो नहीं पूछेंगे यार, ठीक है। हाँ, इसमें प्लेयर आप इस बीच को चेक करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हसरंगा याद रखिए केवल, हसरंगा कितने पे मिले? 15 पे मिले, फटाक से नोट करो, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग, आगे कौन से क्वेश्चन पे। हाँ, अब यहां से आप देखिए क्वेश्चन जो है छोटे जरूर है लेकिन एकदम घातक प्रश्न, ठीक है ना। अब देखते हैं, नोट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा कहां पर स्थापित की जा रही है? राजस्थान में। ये राजस्थान में तो आपको पता, राजस्थान के सीकर में भी यूरेनियम मिला था, ठीक है ना। और विश्व की सबसे बड़ी एक प्रतिमा है तो आपको याद रखना कितने फुट की है? 369 फुट की है। और इस प्रतिमा का नाम भी रखा गया है विश्वास स्वरूपम। क्या नाम रखा गया बेटा? विश्वास स्वरूपम। कहां मिली है बेटा? राजस्थान में। कितनी? 369 फुट की है। इसको नोट करिए फटाक। अगला देखिए प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य हिंदी में। अब देखिए अभी डॉक्टरी की क्या था कि डॉक्टरी की पढ़ाई क्या थी कि टोटल इंग्लिश बेसिस, ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पहला ऐसा राज्य बना है जो अब डॉक्टरी की जो पढ़ाई होगी उसको हिंदी में प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है ना। उसका जो पाठ्यक्रम होगा वो किसमें होगा? हिंदी। ऐसा करने वाला एमपी पहला राज्य बना, तो वही मध्य प्रदेश राज्य हिंदी में एमबीबीएस की पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना है। इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से। चलिए अगला देखिए, भारत का पहला पूरक आहार परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? ठीक है ना, पूरक आहार। अब यहीं से आप अनुच्छेद भी कर लो भैया। देखो राज्य का काम कर्तव्य पोषक तत्व स्वास्थ्य से संबंधित आपको पता है अनुच्छेद कौन सा आएगा इसमें? 47। कौन सा अनुच्छेद आएगा? 47, ठीक है। स्वास्थ्य बेहतर करें, नशीले पदार्थों के लोग, ये सब चीज किसमें बेटा? आपका 47 में बीपीएस में। तो याद रखिएगा पूरक आहार परीक्षण केंद्र कहां पर है? अहमदाबाद। इसको फटाक से नोट करो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आया, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न, इसमें नोट करो। आपको पता है कि 1 जनवरी को वर्चुअल बैठक हुई, उसकी G20 की अध्यक्षता की तरफ की गई भारत की ओर से। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ सकते हैं कि भारत का जो इस बार का विषय G20 का था, विषय क्या था? देखिए हर चीज का मोटो होता है, जैसे कि अभी आपका विषय आपका आप पूछे मोटो क्या है, तो आप इस साल बोलोगे यार इस साल तो हमको जॉब लेनी है, ये आपका मोटो, ठीक है ना। और सब कुछ लोग का अलग अलग मोटो होगा, ऐसा नहीं सबके लिए है। अब कुछ लोग मोटो होना चाहे तो वो भी अलग होगा। तो आप ये देखिए कि इस बार का भारत के G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, मतलब एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, ठीक है। देखिए हम लोग इस सिद्धांत में ये जो हम लोग का विषय है ये आज का पुराना, ऐसा नहीं कि आज का कोई नया है। यही भारत है, यही भारत की संस्कृति, यही भारत की सोच है। हम हमेशा दुनिया को एक साथ लेकर चलने की परंपरा सिखाते आ रहे हैं, सिखाते रहेंगे, ठीक है ना। और वही है एक धरती, एक परिवार, है ना। थोड़ा सा देखना चाहिए, मार काटना चाहे है ना, ये यूक्रेन और ये रूस, क्या भैया तो तुम बचोगे ना हम बचेंगे, समस्याएं बढ़ती जा रही। हाँ अगला देखिए, इसको बेटा नोट कर लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये थी, आपका विषय बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, भारत का पहला विनिर्माण क्लस्टर, ठीक। क्लस्टर का मतलब होता है जब कई सारी योजनाओं को एक जगह समायोजित कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, इसमें कई छोटी छोटी योजनाएं जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो भारत का पहला विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पुणे के रंजन गांव में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है बेटा? पुणे के रंजन। इस प्रकार के छुपे हुए क्वेश्चन आपसे आएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट करते जाइए फटाफट, ठीक। अगला देखते हैं, 90वीं इंटरपोल महासभा पिछली बार प्रश्न आया था, ठीक है ना। तो वो 89 पूछी हुई थी, ये है आपका नई दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आप इसको लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने कितने किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया है? ये केवल काउंटिंग में आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। कितने किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया है? कितने बेटा? 600, याद रहेगा। चलिए
क्वेश्चन आपका बेटा प्रवासी भारत दिवस। आपको पता है कि गांधी जी अंतिम रूप से जो 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो जाहिर सी बात है उनको आधार बनाया गया, उनको एक प्रेरणा के रूप में देखा गया। हमें से बहुत से लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बाहर से ऑफर मिलते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर विचार किया जाए कि वो जब यहाँ से पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई में ऐसा नहीं कि केवल अगर ये बोला जाए वो बच्चा ये बोल दे कि केवल हमारे माँ बाप का योगदान, ऐसा नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपकी एजुकेशन में मेरा जो मानना है, मेरा का यह वास्तविकता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपकी एजुकेशन में हर एक देशवासी का योगदान, एक जो रिक्शा चला रहा है ना उसका भी योगदान होता है। हमारी हाथ जोड़कर उन लोगों से रिक्वेस्ट है, खासकर थोड़ा सा महिलाओं लोगों से, जैसे रिक्शे वाले जा रहे हैं बेचारे, ठीक है ना, अब उसको बोलेंगे कि ऐसा है रूरा चौराहे तक छोड़ दीजिए, अब उसको क्या करें गली तक ले जाएंगे एकदम, और भैया थोड़ा 2.5 मीटर आगे और आगे और आगे, उसको घर तक ले जाएंगे। और फिर उसका जो वास्तविक पारिश्रमिक है ना वो देते ही नहीं आप। कितना मेहनत करता है, कितना खींच रहा होता है, आप वो एक रिक्शे का वजन प्लस आपका वजन तो पता नहीं कितना होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जो भी है, ठीक। लेकिन आप सोचिए कि आपके मान लीजिए कि घर में आपके हस्बैंड, आपके पति, ठीक, उनको जो सरकारी सैलरी मिल रही है, जो तनख्वाह मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? जब वो रिक्शा चालक सुबह से कुछ कमाता है, तो कमाने के बाद जब वो कुछ लेने जाता है तो जो चीज़ वो लेके आता है उसमें कुछ ना कुछ टैक्स इंक्लूड होता है, जुड़ा होता है, और वही पैसा जाके संचित निधि में जमा होता है उनसे तो अच्छा। आप ये मत समझिए कि आपके लिए संचित निधि जरूरी नहीं, आप इसमें कहीं जमा हो रहा है और ऐसे बक्से में जमा हो रहा है जहां से पेमेंट निकलती है, हमारी निकलती है, आपकी निकलती है, ठीक है ना, जो सरकारी संस्थान में उनकी निकलती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात वो जाने कितने गरीबों का पैसा है, तो हम अगर उनको धन्यवाद नहीं कर सकते कि देखिए उसी पैसे से तो आप अपने बच्चे की फीस पे कर, अगर आप उनका धन्यवाद नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा मानना है कि उनसे ऐसा करना चाहिए कि एकदम मतलब कुछ ना कुछ तो सोचिए, मानवता बची रहे, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि गांधी जी आए, गांधी जी देखिए लोग कहते हैं गांधी जी ये गांधी जी को, देखो वास्तविकता आपको बता दें कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो आंसर निकलते हैं, बिल्कुल सही है। जो लोगों को गांधी जी का तरीका पता होगा उनके लिए अच्छे हैं, ठीक है ना। लेकिन विचार करिए अगर गांधी जी ना होते तो आज हम क्या होते? आज हम हर समस्या का हल केवल एक ही चीज़ से निकालते, वो है लड़ाई। केवल सोचते इसको मारो उसको मारो, और हिंसा किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं होती। आपने गांधी जी से ये देखा कि यार ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, जिनको पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर आपके घर में आपके 4 लड़के हैं और चारों अगर हर लड़का हमेशा लड़ाई से हर चीज़ का हल निकालें, तब उस समय आपको गांधी जी याद आए, नहीं गांधी जी ठीक थे, ठीक है। आज आपका बच्चा पढ़ने के बाद अगर कहीं चला जाए और वापस ना आए, तब आप गांधी जी के एग्जाम्पल देंगे कि वो भी चाहते तो बाहर जाकर ही अच्छी खासी इनकम पैदा कर सकते थे, लेकिन उनको याद था कि नहीं, हमको भारत के लिए वापस आना है और भारत के लिए मेहनत करनी है। मेहनत की और मेहनत का परिणाम आपके सामने है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे जो लोग यहाँ से पढ़ के निकल जा रहे हैं, अमेरिका NRI जा रहे हैं, तो NRI का भी काम है कि यार भारत के पैसे से पढ़े हो भाई, आपका क्या फर्ज बनता है भारत के लिए? वो आते रहे, वो आएंगे, विदेशी पैसा आएगा, विदेशी पैसा आएगा, डॉलर आए नहीं हुआ, ये डॉलर जब आएंगे ना तो हमारे पास मजबूती आएगी, विदेशी मुद्रा कोष भंडार बढ़ेगा। तो उनको बुलाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का मनाया जाता है इंदौर, ये सबको पता है। तो इंदौर में अगर मनाया जा रहा है तो इस बार भैया मुख्य अतिथि कौन है? तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। कहाँ के बेटा? गुयाना के, और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली आ रहे हैं, और इसका मुख्य विषय क्या रखा गया है? अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। बेटा ये मुख्य विषय तो डबल टिक करो। अब यहाँ पर एक
अगर कहीं पर वो प्रवासी भारतीय दिवस की जगह युवा शब्द लगा दे तो इसको तो डबल टिक करके अलग नोट करो कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस के जब मुख्य अतिथि की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया संसद से जनेटा आ रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पर पूरा नाम हमने जरूर दिया लेकिन आपको केवल शॉर्ट में याद रखिएगा कौन आ रहा है बेटा, जनेटा। ठीक है, ये आपको पता है कि एलएम सिंघवी की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर 2000 में हम लोगों ने ये तय किया था कि अब हमको प्रवासी भारतीय दिवस मनाना है और तब से हम लोग लगातार प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। 17वां था, इसको नोट कर लीजिए। 17वां कहाँ बचा हुआ है, एक बार सब लोग बोलिए, इंदौर। इसके बाद मुख्य अतिथि कौन है, गुयाना के राष्ट्रपति आ रहे हैं। ठीक है बेटा, राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान जी आ रहे हैं। और सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है बेटा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, चलिए इसी के आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये आपने देखिए कि ये हमने पूरा पता बनाया भी है कि अभी आपको पता है मोरबी पुल टूटा था, लगभग 130 लोग मरे। ठीक है ना, और अब इसमें मरने में जो कंपनी दोषी पाई गई उस कंपनी का नाम भी हमने बता दिया है। ठीक है ना, कि कौन सी कंपनी है, ओरेवा कंपनी को दोषी माना गया। इसको याद रखिएगा, कौन सी कंपनी इसके तहत दोषी पाई गई। और ये किस नदी पर, मच्छू नदी पर ये पुल बना हुआ था, जो कि 19वीं शताब्दी में वाघजी ठाकरे ने इसका निर्माण कराया था और जिसकी लंबाई 230 मीटर, चौड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये वाघजी ठाकरे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये किसको किससे जोड़ता है, दरबारगढ़ पैलेस को लगधीरजी कॉलेज से जोड़ता है। ये भी शायद नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका अगर आएगा तो। बाकी पुल आपको पता है कहां पर बेटा, गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लेंगे फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, आप आराम से नोट करिए, कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट चल रहा है तो बेटा इसको आराम से बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए। हाँ, 14वां विश्व मसाला कांग्रेस कहा हुआ है। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस जो आपका हुआ मुंबई में हुआ। कहां पर हुआ बेटा, मुंबई में। इसी प्रकार देखिए इंडिया फूड एक्सपोज कहां पर हुआ बेटा, लखनऊ में। यूपी, देखो यूपी स्पेशल कुछ नहीं होता है। अभी पुलिस का पेपर आएगा, आप लोग छांटते वक्त घूमोगे, चुपचाप वहां पर यूपी डाल दिया करो, काम खत्म। ठीक है, अगला है बल्क ड्रग दवाई का पार्क कहां पर स्थापित किया है, हिमाचल प्रदेश। कहां पर बेटा, हिमाचल प्रदेश। ये फटाफट लिखते जाइए। आज का अगला जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आ सकता है, पीएम डिवाइन क्या है। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए प्रारंभ की गई पहल। पूर्वोत्तर भारत आपको हमने बताया कि पूर्वोत्तर भारत आपको ये देखिए, ये जितना भी आपका इधर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो पोर्शन है ये आपका पूर्वोत्तर भारत के नाम पर जाना था। आपने कहा पूर्वोत्तर भारत को आपको जाना है तो पश्चिम बंगाल से सबसे पहले आपको असम जाना पड़ेगा। असम से ही आप बाकी राज्यों में जा सकते हैं। ठीक है, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में नहीं आता, थोड़ा सा गौर रखिएगा, यही रख देते हैं आपको अंतिम में और दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इन्हीं का विकास करने के लिए प्रारंभ की गई क्या बेटा, ये योजना है। शॉर्ट में आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो आपसे पूछा जाए पीएम डिवाइन क्या है, तो आपका आंसर होगा पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए प्रारंभ की गई एक पहल। अगला देखिए, अगला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये पूर्वोत्तर से कि पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय कहां स्थापित हुआ। पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय, आंसर अरुणाचल प्रदेश। कहां स्थापित हुआ बेटा, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र एचडीएफसी द्वारा कहां स्थापित किया जा रहा है, बेंगलुरु। याद रखिए कहां स्थापित किया। हाँ, थोड़ा सा महिलाओं वाला कोई भी क्वेश्चन हुआ करे थोड़ा सा उस पर गौर रखिएगा, क्योंकि सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि हम महिलाओं के लिए जितना अच्छा बेहतर से बेहतर कर सकें, कोशिश कर सकें कि शायद ऋग्वैदिक काल वाला सिस्टम वापस आए जहां पर सबसे अच्छी महिलाओं की स्थितियां थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये वाला क्वेश्चन यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पुलिस के लिए तो बहुत है, जीडी के लिए भी है। यूफिलेक्स क्या है, यूफिलेक्स 2022 क्या है, इसको डबल टिक करके नोट करिएगा। डाक टिकट प्रदर्शनी है जो कि कहां होगी बेटा, लखनऊ।
यूफ्लेक्स क्या है? दास टिकट प्रदर्शनी, जो कि कहाँ होगी? लखनऊ में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। हाँ भाई, उत्तराखंड के लिए देखो, उत्तराखंड के लिए क्या पिटारा बोला गया बहुत अच्छे से, ठीक। उत्तराखंड के लिए क्या पिटारा बोलेंगे? तो उत्तराखंड के लिए कुछ चीजें आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आपसे दर्रे पर अगर पूछा जाए कि माणा दर्रा कहाँ पर? माणा दर्रा आपका उत्तराखंड जोशीमठ, इसको तुरंत कहीं नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये रोपवे बनाए गए हैं, ठीक है ना, मार्ग बनाए गए हैं, तो आपको ये देखना है कहां से कहां तक जोड़ेंगे और उनका किलोमीटर। जैसे आपसे पूछा जाए हेमकुंड रोपवे जो है वो कितने किलोमीटर का है? 9.7 किलोमीटर। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार आपसे पूछे केदारनाथ रोपवे किसको किसको जोड़ेगा? गोविंद घाट को हेमकुंड से जोड़ेगा, जो कि 12.4 किलोमीटर है। आपसे पूछेगा, अब देखिएगा वास्तव में अगर यहाँ जाना है तो आपको घाघरिया से जाना पड़ेगा। घाघरिया याद रखिएगा। आपको पूछा फूलों की घाटी, 1837 में फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। लगभग 87 किलोमीटर फूल ही फूल आपको मिलेंगे, स्वर्ग बस वहां आप खड़े नहीं हो पाओगे भाई, क्योंकि इतनी ज्यादा सुगंध है कि आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक। तो घाघरिया क्या है? फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार कहलाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार कहलाती है, इसको तुरंत नोट करो बेटा, घाघरिया, ठीक। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आपका, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? संगरूर में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। कहाँ स्थापित है? संगरूर में स्थापित किया जा रहा है। और संगरूर कहाँ पर बेटा? पंजाब में है। स्थापना कौन कर रहा है? तो बर्बियो एनर्जी कंपनी कर रही है, जो कि एक जर्मनी की कंपनी। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कहाँ की कंपनी बेटा? जर्मनी, ठीक। इसकी क्षमता जो है वो 33 टन प्रतिदिन के लिए है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न बेटा क्या है कि हमने बहुत सी जो जोड़ के उसको एकदम सिंपल आपको जीडी के स्वयं तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा कोई बुक लगा दी है और बुक से, क्योंकि अब वो समय नहीं कि हम आपको बुक पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग जो स्वयं लिखते थे उसी को हमने शॉर्ट में आपके सामने प्रदर्शित किया। आपका काम क्या है? इसको अच्छे से नोट करिए और नोट करने के बाद कल इसको एक बार सोते टाइम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। सुबह उठिए, ठीक है, उसको एक बार कर लीजिए। भाई ठंडी का समय है, रजाई आराम से ओढ़े रहिए, बस स्टार्ट, ठीक है ना। और एक खासकर उन बच्चों, देखो ठंड के कारण कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यार घर पे ही रहो ना, एग्जाम का टाइम है, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज याद रखिए, यही एग्जाम क्या होता है, देखिए परीक्षाएं क्या होती है? परीक्षाएं होती हैं, आप भगवान लेता है। आप देखिएगा जब भी एग्जाम का समय होगा मैच आने लगेगा, जब भी एग्जाम का समय आएगा कोई ना कोई मौसम की विपत्तियां आ जाएंगी। आज का एग्जाम कल का क्या था? तपस्या थी। आप देखिए पहले की तपस्याएं होती थी, कितनी कठिन तपस्या लोग करते थे, ठीक है। तो अगर उनको वरदान मिलता तो वरदान कब मिलता था? जब वो उस लेवल तक पहुंच जाते थे। अब आप लोग क्या करते हैं कि सर्दी है, बैठ गए घर के अंदर। अब जो बच्चे आ रहे हैं पहले उनका सिलेक्शन हुआ कि आपका होगा, आप खुद सोच लो, आप विचार कर लो, ठीक है। दो चीजें हैं, ये तो आपके अंदर टैलेंट ज्यादा है, ठीक है। आपका काम क्या है? इसको अच्छे से नोट करिए, ताकि कल अगर आपसे मॉर्निंग में पूछा जा रहा है और बाकी जो बच्चे नहीं हैं या इसको नोट कर रहे हैं, देखिए आपको मैं देख रहा हूँ समय में आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए मेरे हिसाब से, और कल इससे भी ज़्यादा आपके सामने मैटर आएगा। और हम लोग तेजी से लगभग हम अभी भी 6 दिन में 1 साल का पूरा मैटर कंप्लीट करेंगे। और 1 साल की एसएससी जो होती है 1 साल, यूपीटी प्लस जो होती है लगभग लास्ट के 3 से 4 महीने का ही पैटर्न पूछती है, ठीक है ना। जैसे पेट में हम लोगों ने कोशिश की थी कि पेट में हम लोगों ने लगभग 6 महीने का करंट देखा था, उससे बाहर नहीं गया था, ठीक। तो इसी प्रकार इसमें भी चलेंगे। और आप लोग बस ये मान के चलिए कि जो अंतिम समय है इस पर कोई ढीला नहीं डालना है, अच्छे से लगे रहिए, पूरी दम लगाइए और कोशिश करिए कि ये जो नया साल है आपके लिए एकदम घर वालों के लिए तोहफा आपको देना है, और तोहफा आपकी जान होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आपका काम क्या है? इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, थोड़ा सा रूरा वाले बच्चों से हम यही कहेंगे कि बड़ी समस्याएं उनको एडजस्ट करनी पड़ी, और वो समस्याएं शायद दक्षेश की तरफ से कम। और वैसे देखा जाए तो ये पूरा साल थोड़ा सा दक्षेश के लिए ऐसा रहा है कि अगर हम देखें कि दक्षेश के लिए टीचर इंजर्ड रहे, उनका हाथ टूट रहा है, किसी का ये प्रॉब्लम आ रही। कुछ लोग सोचते थे कि यूट्यूब ऑफिसर क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए बेटा हमारी टीम ने हमारी जो टीम है ना बहुत सपोर्ट करती है, नो डाउट।
ऐसे ऐसे टीचर भी थे जो बेचारे जो यहाँ से क्रैक हो गए। हमारे हिंदी वाले सर आप देखते हैं सैलेंसर, लोग सोचते हैं सर आ क्यों नहीं रहे, तो उनकी ये हड्डी टूट गई बेटा यहाँ पर पूरा। अंकित सर उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो गई। तो बैक टू बैक क्या समस्याएं बढ़ती चली। इसके बाद जहाँ पर हमारी रूरा वाली ब्रांच थी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि बैंक आ गई, इसके कारण से वहाँ पे हमारी शिफ्टिंग हुई, गेस्ट हाउस में गए। अब गेस्ट हाउस वाले भैया ने हेल्प काफ़ी की, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त संसाधन न होने पर थोड़ी समस्याएं। अब सब बच्चे नहीं समझते, कुछ बच्चे तो ऐसे रूरा के थे जिन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई की। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नए आए, तो नए बच्चे उनको लगता था यार यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं, यहाँ तो बोर्ड केवल रखा है, ऐसे पढ़ाई चल रही है, अच्छे से पढ़ाई होती क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपकी जहाँ पर हमारा पुराना संस्थान था उसी बिल्डिंग में है और जस्ट पीछे है, तो आराम से कोई दिक्कत भी नहीं, ना किसी गाड़ी की आवाज़ में कुछ। आप लोग उसको फटाक से ज्वाइन करिए, बिल्कुल भी लेट ना करिए, ठीक है ना। और जहाँ से आपने बंद क्लोज किया था वहीं से स्टार्ट करिए। पूरी टीम जैसे पहले आपके साथ थी वैसे ही लगी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।